डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 11.2। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 11.2 के सारे क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रश्नावली 11.2 के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगाने के लिए यार मैंने प्रश्नावली 11.2 के कॉन्सेप्ट के एक नहीं बल्कि दो वीडियो बनाए यार। तो अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आई हार्डली रिकमेंडेड कि सबसे पहले आप जाओ उन दोनों वीडियो को आप जरूर देखो यार, ठीक है। क्योंकि उन दोनों वीडियो को देखे बिना आप प्रश्नावली 11.2 के सारे क्वेश्चन को आप सही से नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो उन सारे वीडियो को देखने के लिए और प्रश्नावली 11.1 को देखने के लिए सिंपली आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट पर तबीब ज्यामिति के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर उसके सारे वीडियो करंट से अवेलेबल, आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हो। या सिंपली यार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो और वहां पर भी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहां से आप उसकी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और आया मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं और एक बार फिर से बता रहा हूं कि मेरा एक और चैनल है, उसका नाम है टेक्निकल आईसीएस, ठीक है, जिसमें मैं केवल टेक की बातें करता हूं। टेक माने क्या? टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड। जैसे मान लो यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, वीडियो को कैसे बनाए, वीडियो को कैसे एडिट करें, थंबनेल कैसे लगाए, ठीक है, और बहुत सारी चीजें और बहुत सारे ज्ञान की बातें उस चैनल पर की जाती है, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ होती है पढ़ाई की बात, ठीक है। तो यार अगर ये सारी चीजों को अगर आप जानना चाहते हो, सिंपल सी बात है, आप यूट्यूब पे जा सकते हो, सर्च करो टेक्निकल आईसीएस, हमारा चैनल आएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दो, ठीक है। या तो यार सिंपली उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सॉरी उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना प्यार दो, ठीक है। तो आइए चलते हैं, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यार सिंपली हमको पढ़ना है प्रश्नावली 11.2। अब प्रश्नावली 11.2 में जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग टच करते हैं, लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट को आप लोग जाके जरूर देख लो। पहला क्वेश्चन है, कह रहा दर्शाइए कि कोसाइन इतना इतना वाली तीन रेखाएं परस्पर लंब है। देखो यहां पर एक दो नहीं बल्कि तीन तीन रेखाएं दी हुई हैं, ठीक है। और कह रहा है बताइए कि ये तीनों रेखाएं परस्पर लंब है, इसको सिद्ध करो। देखो यहां पर क्या है, यहां पर को क्या बोलते हैं, दिक अनुपात नहीं दिया हुआ, यहां पर दिक कोसाइन दिया है। दिक अनुपात को किससे लिखते हैं? तो दिक अनुपात को सिंपल लिखते हैं ए से, बी से और सी से। ये किसी रेखा का दिक अनुपात होता है, लेकिन दिक कोसाइन को लिखते हैं यल से, यम से और यन से, यल से, यम से और यन से। देखो यहां पर एक दो नहीं बल्कि तीन तीन रेखाएं दी हुई है, ठीक है। और तीनों रेखाओं का क्या दिया हुआ है? दिक कोसाइन दिया हुआ है। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो तीन रेखाएं दी हैं, तो मान लो जो पहली रेखा है उसका दिक अनुपात A1, B1, C1 है। दिक अनुपात की बात कर रहा हूं, वहां पे दिक कोसाइन दिया हुआ है। जो सेकेंड रेखा है उसका दिक अनुपात मान लो A2, B2 और क्या है C2 है। लेकिन जो तीसरी रेखा है उसका दिक अनुपात क्या है? A3, B3 और C3। ये तीनों रेखाओं के दिक अनुपात हैं। और अगर तीनों रेखाओं के दिक अनुपात इतना इतना है तो सिंपल सी बात है यार, दिक अनुपात जहां पे होता है वहां पे होता है दिक कोसाइन, ठीक है। तो उसके दिक कोसाइन क्या होंगे? हो जाएगा L1। वैसे यल यम यन क्या होते हैं? दिक कोसाइन होते हैं। तो ये पहली रेखा के लिए तो मान लो L1 M1 और क्या N1। दूसरी रेखा के लिए वैसे तो यल यम और यन होते हैं, लेकिन दूसरी रेखा के लिए क्या हो जाएगा? यहां पर L2 M2 और N2। तीसरी रेखा के लिए यहां पर L3 M3 और क्या हो जाएगा? N3। वैसे हम लोग जानते हैं कि अगर मैंने इसके जस्ट वाले वीडियो में बताया है कि जब भी दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो उनके दिक अनुपातों के गुणनफल का योगफल क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। इट मींस अगर मान लो ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ये तीसरी रेखा है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला बताने के बाद क्या होगा, आपकी सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। मान लो अगर ये दो रेखाएं लंब हैं तो लंब रहेंगी तो क्या होगा? इनका गुणनफल, यानी L1 A1 इनका गुणनफल, B1 B2 इनका गुणनफल, C1 C2, इन सभी का जो योगफल होगा वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा। वैसे ही अगर ये दो रेखाएं परस्पर लंब है तो क्या होगा? इनका गुणनफल, इनका गुणनफल और सभी का योगफल क्या होगा? 0 के बराबर होगा अगर रेखाएं लंब है तो। यहां से एक फार्मूला फाइंड हो सकता है, उस फार्मूले की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो यार फार्मूला क्या है, तो हम लोग सिंपल से जानते हैं कि यल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। यल की वैल्यू कैसे निकालते हो? तो यल की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है A बटा रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखो
वैसे यम की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर ये बी हो जाएगा, और रूट में क्या यही पूरा होता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या सी स्क्वायर। अगर यन की वैल्यू निकालना चाहते हो तो यन बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा रूट में क्या यही ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये एल एम एन की वैल्यू होती है। पर अगर हम पहली रेखा की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा L1, और जहां जहां सभी जगह क्या हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। अगर हम पहली रेखा के लिए M1 की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा M1 हो जाएगा, और सभी जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वैसे यहां सभी जगह क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम सेकंड रेखा की बात करें तो सेकंड रेखा में क्या हो जाएगा, जहां पर 1 1 है वहीं पर क्या हो जाएगा 2 2 हो जाएगा। अगर हम तीसरी रेखा की बात करें तो जहां पर 2 2 है वहां पर क्या हो जाएगा 3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार। यहां पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिक कोसाइन दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिक अनुपात नहीं दिया है, तो ये जो दिक कोसाइन है, इन दिक कोसाइन को ये जो दिक अनुपात है, इस दिक अनुपात को दिक कोसाइन में कैसे बदलोगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिक कोसाइन दिया है। ठीक है, तो देखो यार सिंपल सी बात है, अगर हमको a1 की वैल्यू चाहिए तो यहां से हम a1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। a1 की वैल्यू क्या आएगा, बटा 1 करेंगे और बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a1 करने a1 तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर a1 की वैल्यू आएगी L1, और ये पूरा, तो इस पूरे को मान लो ये पूरा जड़ है, मान लो सपोज करो, मान लो ये पूरा x है, 2 मिनट के लिए मान लो ये पूरा x है, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा L1x। ठीक है, वैसे a1 और a2 रहेगा, सॉरी इसका इसमें गुणा। a2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो सिंपल सी बात है यार, यहां पर 2 2 सभी जगह हो जाएगा, तो यहां पर जब 2 करोगे तो यहां पर 2 हो जाएगा, और फिर a2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, इसका इसमें, ये तो वही रहेगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो यहां पर 2 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा L2x, तो क्या हो जाएगा L2x। वैसे b1 की जब वैल्यू निकालोगे तो ये पूरा मान लो x है, ठीक है, तो b1 की वैल्यू निकालोगे तो m1 क्या हो जाएगा x, m1x। वैसे b2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा m2x। c1 की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा n1x, और c2 की वैल्यू c1 की वैल्यू n1x, और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगा n2x बराबर क्या 0। यहां पर देखो x का x में गुणा करोगे x स्क्वायर, यहां x में x का गुणा करोगे x स्क्वायर, x का x में गुणा करोगे x स्क्वायर, और तीनों में है x स्क्वायर, तो क्या करते हैं x स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, और जब x स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा L1 L2, बीच में प्लस, इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा M1 M2, बीच में प्लस है, इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा N1 N2 बराबर 0। ये पूरा उधर भेज दोगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इट मींस कि अगर, ध्यान देना पहले, अगर कोई दो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो उनके दिक अनुपातों की गुणनफल का योगफल भी क्या होता है 0 के बराबर होता है। लेकिन अगर दो रेखाएं लंबवत है तो उनके दिक कोसाइनों का गुणनफल का योगफल भी क्या होता है 0 के बराबर होता है, क्योंकि पहली रेखा का दिक अनुपात अगर ये है तो दिक कोसाइन क्या है ये है, दूसरी रेखा का अगर दिक अनुपात ये है तो दिक कोसाइन क्या है ये है, तो इनका इनका गुणनफल, इनका इनका गुणनफल, इनका इनका गुणनफल का योगफल क्या है 0 के बराबर है। तो अगर ऐसा है तो कहोगे दोनों रेखाएं क्या है लंबवत है। वैसे ही इनका 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 गुणनफल का योगफल क्या है 0 के बराबर है, तो क्या कहोगे दोनों रेखाएं क्या है लंबवत है। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फटाफट उतारते हैं और फिर बताते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो यार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पहली रेखा का दिक अनुपात ये है, दूसरी रेखा का दिक अनुपात ये है, सॉरी दिक अनुपात नहीं दिक कोसाइन, यार पहली रेखा का दिक कोसाइन ये है, तो दिक कोसाइन को लिखते हैं यल से और यम से और किससे यन से। लेकिन जब पहली रेखा है तो यहाँ पर L1 M1 और क्या हो जाएगा N1। दूसरी रेखा का दिक कोसाइन ये है तो ये हो जाएगा यल, लेकिन दूसरी रेखा का है L2 हो जाएगा, ये हो जाएगा यम पर दूसरी रेखा का है M2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या यन पर दूसरी रेखा का है N2 हो जाएगा। वैसे ही तीसरी रेखा के लिए यहाँ पर यल तीसरी रेखा के लिए है तो L3 हो जाएगा, और वैसे ही ये है यम तीसरी रेखा के लिए है तो M3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यन तीसरी रेखा के लिए है तो क्या हो जाएगा N3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हमको दिखाना है कि क्या तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो अगर तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत है तो इनका और इनका दिक कोसाइन के गुणनफल का योगफल क्या होगा 0 के बराबर होगा। इट मींस क्या होगा, हमको क्या करना है, सिंपल सी बात है L1 M1
प्लस L2 M2 प्लस L3 M3 की वैल्यू निकाल देनी। सॉरी, ये क्या कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है, देखो L1 L2, देखो इसका इसमें गुणा L1 L2 प्लस इसका इसमें गुणा M1 M2 प्लस इसका इसमें गुणा N1 N2। ठीक है, तो अगर ये गुणा करते हो 0 के बराबर आएगा तो कहोगे लंबवत है। तो L1 की वैल्यू क्या है 12/13, L2 की वैल्यू क्या है 4/13, यहां पे प्लस है प्लस कर दो। M1 की वैल्यू क्या है -3/13, तो यहां पर क्या हो जाएगा -3/13। M2 की वैल्यू क्या है 12/13, तो यहां पर क्या हो जाएगा 12/13, और प्लस N1 की वैल्यू क्या है 4/-4/13, और N2 की वैल्यू क्या है 3/13। देखो यार 12 चौक 48/169, और 12 3 48, यहाँ माइनस है तो -48/169, नहीं 12 36 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 3 चौक 12/169। एलसीएम लोगे तो आएगा 169, यहाँ पे 48 और -36 माइनस क्या 12, 36 12 48 में से 48 जाएगा तो 0, और 0 में जब भाग करोगे इतना तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखो यार पहली और दूसरी रेखा के जो दिक कोसाइन है उनका गुणनफल का योगफल 0 के बराबर आया, तो कहोगे पहली और दूसरी रेखा क्या है परस्पर लंबवत है। इसके बाद यहाँ पे लिखोगे पहली और दूसरी रेखा क्या है परस्पर लंबवत है। उसके बाद फिर क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे L2 L3 M2 M3 प्लस N2 N3। ठीक है, तो इसका इसमें बुरा करके अगर इसकी भी वैल्यू ऐसे 0 आएगी तो क्या बोलोगे, ये इस पर लंब है। समझ पा रहे हो, तो ये इस पर लंब हो गया, ये इस पर लंब हो गया। फिर क्या करोगे L1 L3 की वैल्यू निकाल लोगे, L1 L3 M1 M3 N1 N3 इनका भी योगफल करके अगर 0 आ गया, नहीं समझ पा रहे हो, ये क्या हो जाएगा L1 L3 M1 M3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इसकी भी वैल्यू अगर 0 आई, अगर ये तीनों वैल्यू 0 आई तो ये वैल्यू 0 आई, इसका मतलब ये इस पर लंब है। ये वैल्यू 0 आई मतलब ये इस पर लंब है। ये वैल्यू 0 आई मतलब ये इस पर लंब है। तो हो गया अतः तो रेखाएं कैसी है परस्पर एक दूसरे पर लंबवत है। ठीक है, अब चलो इसको मिटाते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु इतना और इतना, दो बिंदु दिया है, कह रहा है एक बिंदु इतना और इतना से होकर जाने वाली रेखा, और कह रहा है बिंदु इतना और इतना से होकर जाने वाली रेखा। तो कह रहा है ये रेखा और ये रेखा क्या परस्पर एक दूसरे पर लंबवत है। यार लंबवत होने के लिए हम लोगों ने दो ही कंडीशन पढ़ा। पहला कंडीशन क्या पढ़ा, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अगर ये क्या है A1 B1 C1 क्या है पहली रेखा का दिक अनुपात, A2 B2 C2 क्या है दूसरी रेखा का दिक अनुपात। अगर इनके दिक अनुपातों के गुणनफल का योगफल 0 के बराबर है तब भी क्या होगा, ये हो जाएगा परस्पर लंब। लेकिन अगर L1 L2 M1 M2 N1 N2 दिक कोसाइनों के भी गुणनफल के योगफल अगर 0 के बराबर है तब भी क्या होगा, रेखाएं परस्पर लंबवत हो जाएंगी। तो सिंपल सी बात यार, सबसे पहले इस रेखा का जो इससे होकर जा रहा है इसका हमको निकालना है दिक अनुपात। जो रेखा यहां से होकर जा रहा है उसका भी निकालना है दिक अनुपात। दिक अनुपात निकल जाएगा फिर इसको निकाल देना है। यार देखो दिक अनुपात निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। वैसे दिक अनुपात निकालने के हम लोगों ने तरीके पढ़े थे, x2 - x1, ये A1 की वैल्यू हो जाएगी, y2 - y1। देखो इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, इसके दिक अनुपात निकल जाएंगे। इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, इसके भी दिक अनुपात निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है यार तो देखो सिंपल तरीका क्या करो, इसका समीकरण निकाल दो। कह सकते हो कि बिंदु इतना और इतना से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आप लिख लेना, कह देना बिंदु इतना और इतना से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अब कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सूत्र क्या था, x - x1 बटा x2 - x1, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, कार्तीय समीकरण यही था ना, y - y1 बटा y2 - y1, और यहां पर z - z1 z2 - z1। तो देखो x माइनस, मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2, ये z1 है, ये z2 है।
तो x1 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा बटा x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 3, 3 माइनस ये, तो 3 में से ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2 बराबर y माइनस y1, तो x1 y1 z1, तो y1 की वैल्यू क्या है -1, पर यहाँ पर माइनस y है तो यहाँ पर रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, y2 माइनस y1, तो ये y1 है ये y2 4 में से ये घटाओगे तो जुट जाएगा, ये हो जाएगा 5 बराबर z माइनस z1 की वैल्यू क्या है 2, तो -2 बटा z2 माइनस z1, तो -2 में से -2 घटाओगे तो ये हो जाएगा -4। ये आ गया इससे और इससे होकर जलवय रेखा का समीकरण। तो यार जब रेखा का समीकरण निकल गया तो ये जो नीचे लिखा होता है यही होता है दिक् अनुपात। तो कह सकते हो अतः इस रेखा का दिक् अनुपात, अतः रेखा का दिक् अनुपात, रेखा का दिक् अनुपात, चाहे तो ऐसे निकालो चाहे तो इससे घटा के डायरेक्ट निकाल लो। ये पहली रेखा है तो a1 बराबर क्या आ गया 2, b1 बराबर क्या आ गया 5 और c1 बराबर क्या आ गया -4, इतना हो गया ना। फिर इसके बाद सेम यही काम करोगे, कहोगे इस और इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण सिंपली ऐसे निकाल लेना। और समीकरण निकालने के बाद फिर जो ये नीचे आएगा वो क्या हो जाएगा, फिर लिखना अतः दूसरी रेखा का दिक् अनुपात, तो यही नीचे वाला दिक् अनुपात हो जाएगा। तो यानी a2 v2 और c2 की वैल्यू भी निकाल लोगे। और निकालने के बाद जब निकल गई वैल्यू तो फिर क्या करना है, फिर a1 a2 b1 v2 c1 c2 की वैल्यू निकाल देना है। a1 a2 प्लस b1 v2 प्लस c1 c2 इसकी वैल्यू निकाल देना है, इस पे वैल्यू को रख देना है। अगर ये 0 आया तो क्या बोलोगे, अतः दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे पे क्या लंबवत है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। और अब चलते हैं बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु इतने और इतने से होकर जाने वाली रेखा बिंदु इतने और इतने से जाने वाली रेखा के समांतर है। देखो यार सिंपल सी बात है, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। 3 में क्या है, इतने और इतने से होकर जाने वाली, तो पहले 2 बिंदु दिया है वहां से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेना, ऐसे निकल जाएगा ना। फिर जो अगला 2 पॉइंट दिया है वहां भी क्या करना, रेखा का समीकरण निकाल लेना, तो निकाल लेना। उसके बाद जो 2 बिंदु दिया है वहां से a1 b1 c1 का मान निकल जाएगा, और जो सेकंड वाला 2 बिंदु दिया है वहां से a2 b2 c2 का मान निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो बिल्कुल इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए क्या समांतर है। तो जैसे लंबवत के लिए ये कंडीशन होता है वैसे समांतर के लिए भी कंडीशन होता है। समांतर के लिए कंडीशन क्या होता है, तो देखो यार समांतर के लिए कंडीशन ये होता है कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2, अगर ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर आ गई तो कहोगे अतः जो ये और ये दोनों रेखाएं हैं ये कैसी है, परस्पर समांतर है। तो a1 की जो वैल्यू आएगी यहां पे रख देना, सिंपल सी बात यार, पहले ऐसे करना a1 अपान a2, तो a1 की कुछ वैल्यू आएगी उसको यहां पे रख देना, a2 की जो कुछ वैल्यू आएगी उसको यहां पे रख देना, a1 अपान a2 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, मान लो a1 अपान a2 की वैल्यू कुछ आई, मान लो 5 आ गया, सब कुछ करो, तो फिर क्या करोगे, b1 अपान b2 की वैल्यू निकाल लोगे, b1 अपान b2, तो b1 और b2 की वैल्यू मालूम रहेगी ही, रख करके निकाल लेना, मान लो ये भी 5 आ गया। ठीक है, फिर क्या करोगे, c1 अपान c2 की वैल्यू निकाल लोगे, मान लो ये भी 5 आ गया। तो अगर तीनों 5 आए तो कहोगे अतः कहोगे a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, ये तीनों बराबर है, इसलिए क्या है, इसलिए दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है। ठीक है, तो आई होप कि जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो पहले इसको मिटाते हैं और फिर देखते हैं। तो यार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिंदु इतने से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो सदिश इतने के समांतर। एक बिंदु दिया है, उस बिंदु से होकर जाने, यार पढ़ के आए किसी एक बिंदु से जाने वाली किसी दिए गए वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है। पर वो बिंदु दिया है, समझ, वो भी समीकरण कैसा पूछ रहा है, कह रहा है कि सदिश इतने के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखो यार रेखा का 2 समीकरण होता है, एक सदिश समीकरण होता है, एक कार्तीय समीकरण होता है। पर यहां पर किसी की चर्चा नहीं कर रहा है कि सदिश समीकरण निकालोगे, कार्तीय समीकरण निकालो, तो जो भी मन में आए वो निकाल दो। ठीक है, तो मैं निकाल दे रहा हूं सदिश समीकरण। एक बिंदु दिया हुआ है, बिंदु क्या होता है, वैसे एक्चुअली में बिंदु जो होता है, कहोगे दिया गया बिंदु क्या है, बिंदु है 1 2 3 1 2 3, ये बिंदु दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि जो बिंदु होता है वहां से हम लोग निकाल सकते हैं स्थित सदिश, और जो बिंदु दिया होता है उसकी स्थित सदिश क्या था, सवाल में क्या था, ए वेक्टर था, तो यहां से वेक्टर की वैल्यू निकालोगे 1i कैप 2j कैप और प्लस क्या 3k कैप।
ठीक है। और कह रहा है रेखा का समीकरण निकालो जो दिए गए वेक्टर के समांतर है। तो एक वेक्टर दिया हुआ है और जो वेक्टर दिया रहता था वो क्या था, वेक्टर v था। जो वेक्टर दिया रहता था समांतर वेक्टर, वो वेक्टर v रहता था। उसकी वैल्यू दिया हुआ है क्या, 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस क्या है, -2k कैप, -2k कैप। तो यहां पे हमको फाइंड करना सदिश समीकरण। तो कहोगे रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण। फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर आर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, तो ये वेक्टर की वैल्यू ये पूरा है 1i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ये पूरा है वेक्टर ये की वैल्यू। यहां पर प्लस है तो प्लस कर दो, यहां पे लेमडा है तो लेमडा कर दो। बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, बी वेक्टर की वैल्यू ये पूरा है तो यहां पर रखो क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है। इसके बाद देखो ये आर वेक्टर बराबर ये क्या है, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। लेमडा से मल्टीप्लाई करो अंदर तो ये हो जाएगा 3 लेमडा i कैप प्लस 2 लेमडा j कैप और माइनस 2 लेमडा k कैप। ठीक है। इसके बाद कैसे इसको जोड़ोगे यार, तो i कैप का i कैप के साथ, j कैप का j कैप के साथ, k कैप का k कैप के साथ। तो ये r वेक्टर बराबर i कैप दोनों जगह है ना, i कैप कॉमन ले लो तो यहां पर बचेगा 1 और प्लस यहां पर बचेगा 3 लेमडा, तो यहां पर हो जाएगा 3 लेमडा और i कैप कॉमन निकाले हो तो यहां पर क्या हो जाएगा i कैप। ठीक है। 2j कैप और यहां पर 2 लेमडा j कैप, तो क्या करोगे j कैप कॉमन ले लोगे, यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 2 और प्लस यहां पर क्या बचेगा 2 लेमडा और यहां पर ये क्या है j कैप। ठीक है। फिर k कैप और k कैप यहाँ है, k कैप कॉमन ले लो तो k कैप कॉमन लोगे तो यहां पर बचेगा क्या 3 और माइनस यहां बचेगा 2 लेमडा और k कैप कॉमन लिए हो, k कैप कॉमन हो गया और ये हो गया रेखा का सदिश समीकरण। ठीक है। चाहो तो आप कार्तीय भी निकाल दो, पर एक ही निकालना, दोनों मत निकालो। ठीक है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बिंदु जिसकी स्थिति सदिश इतने से गुजरने वाले और सदिश इतने के दिशा में जाने वाले रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करो। तो देखो यार ये बहुत सिंपल है, समझो ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु जिसकी स्थिति सदिश इतनी है, समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी एक बिंदु है जहां से रेखा जा रही है, तो बिंदु दिया रहना चाहिए लेकिन उस बिंदु का स्थिति सदिश दिया हुआ है, समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे यहां पर क्या था, बिंदु दिया हुआ था तो मैंने यहां से स्थिति सदिश निकाला। अब की बार क्या कह रहा है, उस बिंदु का स्थिति सदिश दिया हुआ है, तो अगर स्थिति सदिश दिया हुआ है तो यहां से हम लोग बिंदु फाइंड कर सकते हैं, समझ पा रहे हो। तो अगर स्थिति सदिश यानी ये वेक्टर की वैल्यू पहले से दिया हुआ है और कह रहा है एक वेक्टर है उसकी दिशा में जा रहा है, तो देखो यार समांतर है मतलब उसी समांतर की दिशा में जा रहा है, तो वो समांतर वेक्टर है, यानी जो दूसरा वेक्टर है वो v वेक्टर दिया हुआ है। तो फिर कह रहा है रेखा का सदिश समीकरण भी निकालो और कार्तीय समीकरण भी निकालो। सबसे पहले क्या करोगे, सदिश समीकरण सिंपली आप ऐसे निकाल दोगे। ठीक है। अब सपोज करो यार कि मान लो सदिश समीकरण निकल गया, अब हमको निकालना है कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण कैसे निकालोगे, कार्तीय समीकरण निकालने के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, तो हमको मालूम होना चाहिए रेखा का दिक् अनुपात, पहली चीज। और सेकंड चीज क्या मालूम होनी चाहिए, वो बिंदु मालूम होनी चाहिए जहां से वो रेखा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, सपोज करो कि मान लो क्वेश्चन यही रहता, तो क्वेश्चन में यही नहीं दिया रहता, बाकी ये सब तो दिया हुआ है, यहां तक कर लेते। तो क्या करोगे, इस जो ये बिंदु सदिश दिया हुआ है यहां से वो बिंदु निकाल लोगे। ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद ये जो वेक्टर है ये समांतर वेक्टर है और हम लोग जानते हैं कि जो समांतर वेक्टर का दिक् अनुपात होता है वही रेखा का भी दिक् अनुपात होता है। तो इस समांतर वेक्टर का दिक् अनुपात क्या है, 3, 2 और -2। तो उस रेखा का भी दिक् अनुपात क्या होगा, 3, 2, -2। वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 की सहायता से मैं आपको समझा दे रहा हूं कि आपको क्या करना है। ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, निकालोगे रेखा का दिक् अनुपात। पहले तो बिंदु निकालोगे बिंदु क्या होगा, यहीं से आप निकाल लोगे। 1, 2, 3 क्या है, बिंदु है 1, 2, 3। तो ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। ठीक है। और रेखा का क्या निकाल लोगे, रेखा का दिक् अनुपात, रेखा का
दिक् अनुपात। दिक् अनुपात क्या होता है? वही ए बी सी रेखा का दिक् अनुपात होता है। तो ए बी और सी, ये जो पहली वाली वैल्यू है वो ये है, जो दूसरी वाली वैल्यू है वो क्या है? बी है, और जो तीसरी वाली वैल्यू है -2 वो क्या है? सी है। ठीक है, इतना हो गया ना। अब निकालना है रेखा का कार्तीय समीकरण। तो यहां पर लिखोगे रेखा का कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण सूत्र क्या होता है? तो होता है x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा क्या? c। जैसे मान लो लगाना है तो कैसे लिखोगे? x माइनस x1 की वैल्यू क्या है? तो यही x1 है, तो -1 बटा a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 3 बराबर y माइनस y1, तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 2, तो ये -2 और बटा b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 2 है बराबर z माइनस z1 की वैल्यू क्या है? 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा बटा c, और c की वैल्यू क्या है? -3। ये हो गया रेखा का कार्तीय समीकरण। पर ये इस रेखा का कार्तीय समीकरण है, मतलब ये जो मैं बताया हुआ क्वेश्चन में 4 ही बता दिया। आप इसी की तरफ पे आप क्वेश्चन 5 को लगा सकते हो। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करो। मतलब यहां पर हमको फाइंड करना है कार्तीय समीकरण। ठीक है, सबसे पहले इसको मिटाते हैं और फिर बताते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु इतने से होता जाता है और इतने के समांतर है। क्या निकालना है? कार्तीय समीकरण निकालना है यार। और कार्तीय समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? रेखा का दिक् अनुपात और एक बिंदु मालूम होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं कार्तीय समीकरण। ठीक है, तो बिंदु पहले से मालूम है, तो यहां पर आप लिखोगे चूंकि रेखा जिसका समीकरण निकालना है वो बिंदु इतने से होकर जा रहा है, तो इतने से होकर जा रहा है मतलब ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। तो इतना आप लिख देना। क्या लिखना? चूंकि रेखा बिंदु इतने से, चूंकि लिखना, चूंकि जिस रेखा का समीकरण कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है वो बिंदु इतने से होकर जा रहा है, इसीलिए यहां पर कहोगे x1 बराबर क्या? -2 और y1 बराबर क्या? 4 और z1 बराबर कितना? -5। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो बिल्कुल इतनी बात समझ में आ रही होगी। और फिर कहना चूंकि जो रेखा है वो इस रेखा के समांतर है। तो यार सिंपल सी बात है, हम लोग पीछे पढ़ के आए कि समांतर रेखाएं, अगर रेखाएं समांतर है तो उनके दिक् अनुपात क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इसके दिक् अनुपात क्या है? तो यहां पर जो नीचे लिखा हुआ है 3, 5, 6, ये इस रेखा का दिक् अनुपात है, और ये रेखा उस रेखा के समांतर है जिसका हमको कार्तीय समीकरण निकालना है। तो इसका अगर दिक् अनुपात 3, 5, 6 है तो उसका भी दिक् अनुपात क्या होगा? 3, 5, 6। तो क्या लिखोगे? कहोगे चूंकि रेखा इस रेखा के समांतर है इसलिए दोनों के दिक् अनुपात क्या होंगे? आपस में बराबर। तो अतः रेखा का दिक् अनुपात, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3, b बराबर क्या हो जाएगा? 5 और c बराबर क्या हो जाएगा? 6। बाकी जो हिंदी लिखना है बस मैं आपको हिंट दे रहा हूं कैसे कैसे लिखना है, बाकी लिख लेना यार। लिखूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिंदु मालूम हो गया और दिक् अनुपात मालूम हो गया। तो कार्तीय कहोगे रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होता है? x माइनस x1 बटा a, y माइनस y1 बटा b और z माइनस z1 बटा क्या? c। तो देखो यार x1 की वैल्यू दिया हुआ है, y1 की वैल्यू दिया है, z1 की वैल्यू दिया है, a b c की वैल्यू दिया है, यहाँ पर रखोगे और जो भी आएगा वो हो जाएगा रेखा का कार्तीय समीकरण। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लिया। आप चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है। समझ पा रहे हो कि नहीं? कार्तीय समीकरण दिया हुआ है एक रेखा का, तो कह रहा है इसका सदिश समीकरण निकालो। मतलब रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हुआ और हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है रेखा का सदिश समीकरण। तो देखो यार, रेखा का सदिश समीकरण निकालने के लिए क्या जरूरी है? वेक्टर r बराबर a वेक्टर और प्लस लैम्डा v वेक्टर। देखो कार्तीय समीकरण दिया हुआ है और हमको निकालना सदिश समीकरण। सोचो, मान लो कि ये कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, उसे मैं इस क्वेश्चन से आपको वो बता दे रहा हूं। ठीक है, तो कह रहा है कि कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, हमको निकालना है सदिश समीकरण। तो मान लो ये एक रेखा है जिसका कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या? सदिश समीकरण। तो देखो यार, सदिश समीकरण निकालने के लिए वेक्टर ए की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और बी वेक्टर की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ए वेक्टर क्या होता है? तो ये वेक्टर जो रेखा पर बिंदु दिया होता है उस बिंदु की स्थिति सदिश है। बी वेक्टर क्या है? जिस जो रेखा है उस रेखा का समांतर वेक्टर है। जिस रेखा का समीकरण निकालना है उस रेखा का समांतर वेक्टर है बी वेक्टर। बस ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू निकल जाए, इसी पे रख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन इज दैट कि पहले तो बिंदु निकालना जरूरी है, क्योंकि जब तक बिंदु नहीं निकलेगा उस रेखा पर तब तक स्थित सदिश यानी ए वेक्टर की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो देखो यार, यहाँ पर x माइनस x1 होता है, x माइनस x1 होता है, तो यहाँ पर x1 यही है 5। तो कहोगे चूंकि रेखा ये है, कहोगे चूंकि रेखा पर एक बिंदु, चूंकि रेखा पर बिंदु क्या है? बिंदु ये -5 है,
-5 नहीं है, माइनस तो होता ही है यहाँ पर, 5 खाली है, माइनस तो होता ही है, खाली यहाँ पर क्या है 4। यहाँ पर देखो माइनस होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्लस है, तो इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पर तो माइनस रहेगा ही रहेगा, पर यहाँ पर एक माइनस कर सकते हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यानी यहाँ पर प्लस कैसे आ गया था, क्योंकि यहाँ पर जो चीज लिखा गया था वो कैसे लिखा गया था, माइनस में। तो यहाँ पर +8 नहीं, यहाँ पर -8 है, तो -8 हो गई। ये बिंदु दिया हुआ है और बिंदु से हम लोग क्या निकाल कहोगे, चूंकि रेखा पर बिंदु इतना है, अतः इस बिंदु की स्थित सदिश ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5i कैप 4j कैप, यहां पर माइनस है तो -8k कैप। अब ए वेक्टर की वैल्यू हमको मिल गई। अब क्या चाहिए हमको, बी वेक्टर की वैल्यू। और बी वेक्टर की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हम लोग जानते हैं कि जो रेखा होती है वो दिए गए वेक्टर के समांतर वेक्टर होता है, वो बी वेक्टर होता है। और जो रेखा का दिक् अनुपात होता है वही उस समांतर वेक्टर का भी दिक् अनुपात होता है। तो इस रेखा का दिक् अनुपात क्या है, तो कहोगे चूंकि इस रेखा का दिक् अनुपात a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर क्या है 6 है, अतः इस दिए गए रेखा का समांतर वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर, और बराबर क्या होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप और प्लस सी के कैप। देखो यार, अगर आपको कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आपने देखा है तो ये सब आपके लिए कुछ नहीं लग रहा होगा, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां पर हो जाएगा 3i कैप, बी की वैल्यू 5 तो ये हो जाएगा 5j कैप, और सी की वैल्यू क्या है 6 तो ये हो जाएगा 6k कैप। अब ये वेक्टर की वैल्यू भी निकल गई, बी वेक्टर की वैल्यू भी निकल गई, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू यहां पर रख दो, और रखने के बाद क्या होगा, आर वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी, और वही निकालना है रेखा का सदिश समीकरण, वही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन देख ले वीडियो चल रहा है कि नहीं, तो वीडियो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 देखने से पहले इसको मिटाते हैं। कह रहा है कि मूल बिंदु और इतने से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण निकालो। देखो यार, यहां पर 2 बिंदु दिए हैं, एक मूल बिंदु दिया है, कहोगे मूल बिंदु कितना है, मूल बिंदु 0 0 0, ये मूल बिंदु है, ठीक है। और एक बिंदु और दिया है, या सीधे कहोगे बिंदु इतना, और एक बिंदु क्या है 5 -2 और 3। एक रेखा है जिसका हमको सदिश समीकरण भी निकालना है और उसका हमको कार्तीय समीकरण भी निकालना है। उस रेखा पर 2 बिंदु दिए हैं, कह रहा रेखा इतने और इतने से होकर जा रही है, उसका सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण निकालो। तो कहोगे चूंकि रेखा इतने और इतने से होकर जा रही है, तो पढ़ गया यार कि अगर 2 बिंदु से होकर जाने वाली कोई रेखा जा रही है तो उसका सदिश समीकरण कार्तीय समीकरण कैसे निकालते हैं, अच्छी तरीके से आपको मालूम है। देखो ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, y2 है, z2 है। तो 2 बिंदु दिए हैं, दोनों बिंदु के पहले हम निकाल सकते हैं स्थित सदिश। तो ये एक वेक्टर ए की स्थित सदिश क्या हो जाएगा, तो 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। जो सेकंड वाला बिंदु दिया होता है उसकी स्थित सदिश जो होती है वो होती है बी वेक्टर, और क्या हो जाएगा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये वेक्टर है, वो बी वेक्टर की वैल्यू मिल गई। समझ पा रहे हो कि नहीं, अब मिल गई। अब क्या करना है, अब ये करना है कि इस काम को निकालना है, एक बार सदिश समीकरण, एक बार निकालना है कार्तीय समीकरण। तो कहोगे सदिश, कहोगे रेखा का सदिश समीकरण। सदिश समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है यार, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर और प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ये वेक्टर, ठीक है। कुछ नहीं करना, ए वेक्टर की वैल्यू यहां पर रख देना है, लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर में से वेक्टर घटाओगे तो बी वेक्टर ही मिलेगा, फिर लेमडा से मल्टीप्लाई करके वही काम कर देना जो अभी तक करते आए हो। समझ पा रहे हो कि नहीं, जैसे अभी तक कर रहे हो, क्या आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, ओके का के साथ कर देना, तो ये आर वेक्टर की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब रेखा का सदिश समीकरण निकल जाएगा। अब निकालना है कार्तीय समीकरण। तो फिर कहोगे कार्तीय समीकरण, कहोगे चूंकि x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, z1 बराबर 0, x2 बराबर 5, y2 बराबर -2 और z2 बराबर 3। तो कहोगे रेखा का, अतः रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण और 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटा क्या z2 माइनस z1।
सारी वैल्यू यहाँ पर दी हुई, यहाँ पर पटक देना और पटकने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा रेखा का कार्तीय समीकरण। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और यार हाँ ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो ध्यान से देखो यार। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदु इतना इतना से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करो। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करो। तो 10 में 2 क्वेश्चन है, मैं आपको पहला क्वेश्चन बता दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आप स्वतः लगा सकते हो। ठीक है, तो पहले इसको मिटा दूं फिर बताता हूं। तो चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो यार क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहे एक रेखा ये दिया हुआ है, एक रेखा ये दिया हुआ है, रेखाओं के बीच का कोण निकालना है। तो मैंने आपको बताया था रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए क्या होता है, ये वाला B1 होता है, ये वाला B2 होता है। तो कह सकते हो B1 वेक्टर बराबर क्या, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k 6k कैप। ये वाला जो होता है वो B2 वेक्टर होता है। तो क्या हो जाएगा, B2 वेक्टर बराबर ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप। ये हो गया ना। इसके बाद देखो यार मैं आपको एक चीज बता दूं, इस जो B1 है ना, ये A1 ये B1 ये C1 है। तो यहां से आप कह सकते हो A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर कितना, C1 बराबर 6। यहाँ पर जो दिया है वो A2 B2 C2 है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 इजिकल टू 1, B2 इजिकल टू क्या 2 और C2 इजिकल टू क्या 2। ठीक है, इतना हो गया। और मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि दो रेखाओं के बीच, तो कहोगे रेखाओं के बीच का सिंपल सी बात एक फार्मूला होता है यार, कहोगे सूत्र cos थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर और फिर रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद ये देखो ये है cos थीटा बराबर A1 की वैल्यू क्या है 3, A2 की वैल्यू क्या है 1। तो 3 गुणे 1, 3 करने में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो, B1 B2, B1 का B2 में गुणा 2 दूना ये कितना हो जाएगा 4। प्लस है तो प्लस कर दो, C1 का C2 में गुणा तो 6 दूना ये क्या हो जाएगा 12 बटा ये रूट में A1 का वर्ग 3 तरीका 9, B1 का वर्ग 2 दूना है क्या 4, C1 का वर्ग 6 चौक 36। फिर ये रूट एक और रूट है, इसमें क्या हो जाएगा A2 माने 1 करने में 1 प्लस B2 माने 2 दूना है 4 और C2 माने क्या, C2 का वर्ग 2 दूना है क्या हो जाएगा 4। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 12 4 16 और 3 19 बटा 36 40 और 49 हो जाएगा रूट में 4 4 8 हो, ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा बराबर 19 बटा 49 का वर्गमूल 7, 19 का वर्गमूल 3 और फिर इसके बाद हो जाएगा cos थीटा 19 बटा 21। देखो यार अगर यहां पर कुछ ऐसा आता जिसमें cos की वैल्यू होती, जैसे मान लो यहां पर आ जाता 1/√2 तो cos 45 की वैल्यू होती, cos से cos कट जाता, पर नहीं आया तो यहां से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स 19 बटा क्या 21। तो ये आ गया दोनों रेखाओं के बीच का कोण। ध्यान देना कि जो यहां पर होता है इसी पर हमको फोकस करना है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने 10 का पहला वाला क्वेश्चन देख लिया है। ठीक है, और 2 वाला आप खुद ही लगा सकते हो यार, बस ध्यान देना वहां पर देखो, जहां पर मान लो अगर यहाँ पर -6 होता है ना तो C1 की वैल्यू -6 होती है, ध्यान देना। तो अगले क्वेश्चन में ऐसे माइनस है। क्वेश्चन में 11 देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन में 10 में क्या था, 10 में दिया हुआ था कार्तीय रूप, 10 में दिया हुआ था वेक्टर स्वरूप, लेकिन जो 11 है उसमें दिया है कार्तीय रूप। ठीक है, देखो यार कार्तीय रूप में मैं आपको बताऊं कि जो क्वेश्चन में 11 है उसमें 2 क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया है, इतना और इतना।
तो जो पहला समीकरण दिया हुआ रेखा का, पहले क्वेश्चन में 2 समीकरण दिए हुए हैं, अगर हम पहले समीकरण की बात करें तो वो जो नीचे 2 5 -3 दिया हुआ है ना, अरे यार वो पहले रेखा का क्या है, दिक् अनुपात है। जैसे मान लो इस पहले रेखा के लिए यहां से निकाले हो a1 b1 c1 की वैल्यू और यहां से निकाले हो a2 b2 c2 की वैल्यू, वैसे ही जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें क्या है, 2 क्वेश्चन इतना और इतना कह रहा है, तो पहले वाले समीकरण में जो 2 5 3 जो नीचे लिखा हुआ है वो a1 b1 c1 की वैल्यू है, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 5, c1 की वैल्यू -3। जो दूसरा वाला दिया है -1 8 और 4 वो a2 b2 c2 की वैल्यू है। तो यार अगर a1 b1 c1 की वैल्यू a2 b2 c2 की वैल्यू निकल गई तो सिंपली क्या करना है, इसी वाले पे रख देना है, रखने के बाद ऐसे से हल कर देना है। समझ पा रहे हो? तो इस तरह आप क्वेश्चन में 11 को भी अच्छी तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और 12 देखने से पहले मैंने देख लिया वीडियो चल रहा है कि नहीं, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो यार क्वेश्चन में जो 12 है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और कह रहा है P के मान ज्ञात करो ताकि रेखाएं इतने इतने परस्पर लंब है। देखो 2 रेखाएं हैं, एक रेखा ये पूरा है, एक रेखा ये पूरा है और दोनों रेखाएं कैसे हैं, परस्पर लंबवत हैं। तो कह रहा है P की वैल्यू फाइंड करो यार। तो देखो सबसे पहले जो हमारे पास 2 रेखाएं दी हुई है ये और ये, इसको पहले सही तरीके से लिखेंगे जिस तरह एक रेखा लिखी गई होती है। रेखा कैसे लिखी गई होती है, तो यहाँ पर x - x1 होता है, यहाँ पर y - y1 होता है, z - z1 होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्रम उल्टा है। क्रम कैसे उल्टा है, यहाँ पर पहले x होना चाहिए, तो पहले x लेने के लिए क्या करोगे, सिंपल सी बात है, माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस जो कॉमन आएगा उसको नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा x - 1 और बटा ये हो जाएगा -3। यहाँ भी क्या होना चाहिए, y होना चाहिए खाली, y के पहले देखो 7 दिया हुआ है तो 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन ले सकते हो, 7 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा y - 2 और बटा क्या 2p, 7 को नीचे भेज दो, यहाँ पे 7 रहता नहीं है, 7 को नीचे भेज दोगे 7 आ जाएगा नीचे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बराबर ये z - z3 ये सही है, z - z3 बटा 2 इतना ठीक है। और एक रेखा ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी देखो x - x1 होता है, तो यहाँ पर क्या है 7 भी है तो 7 को कॉमन ले लो, 7 को जब कॉमन लोगे तब भी यहाँ बचेगा 1 - x और बटा 3p बचेगा कि नहीं, x - x1 होना चाहिए तो माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x - x1, x - 1 हो जाएगा, ये -7 नीचे आ जाएगा तो -7 कहाँ आ जाएगा नीचे, बराबर ये तो सही है z - y - 5 बटा 1, ये भी क्रम सही नहीं है, z - z1 होना चाहिए, माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन लोगे तो ये z - 6 हो जाएगा और माइनस कॉमन लियो तो माइनस कहाँ आ जाएगा -5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब कह रहा है कि रेखाएं परस्पर लंबवत है और हम लोग जानते हैं कि 2 रेखाएं हैं, तो ये a1 है, ये a2 है, ये क्या है a1 है, b1 है, c1 है। तो कह सकते हो चूंकि a1 बराबर क्या -3 और a2 और b1 बराबर क्या, ये b1 है 2p/7, ये क्या है जो 2 है ये है c1 बराबर 2। वैसे ये a2 b2 c2, तो a2 बराबर क्या है ये वाला, मतलब -3p बटा 7। ये b2 की वैल्यू क्या है, तो b2 बराबर 1 और ये c2 की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, तो यार अगर ये रेखाएं परस्पर क्या लंबवत है तो एक सूत्र होता है लंबवत के लिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। देखो अभी तक क्या कह रहा था लंबवत सिद्ध करो, तो इसको हल करके इसकी वैल्यू 0 लेके आते थे, लेकिन के बाद कह रहा है लंबवत है तो इसकी वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है -3, तो -3, a2 की वैल्यू क्या है, तो ये है -3p बटा क्या 7, यहाँ पर प्लस तो प्लस कर दो, b1 की वैल्यू क्या है 2p बटा 7, तो 2p बटा क्या हो जाएगा 7 और b2 की वैल्यू क्या है 1, प्लस से प्लस कर दो, c1 की वैल्यू क्या है 2 और c2 की वैल्यू क्या है -5 बराबर क्या हो जाएगा 0। 3 तरीका 9, तो ये हो जाएगा 9p बटा क्या 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p बटा 7 और ये 2 पंचे 10 -10 उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा +10। यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो तो एलसीएम आ जाएगा 7, यहाँ पर 9p 2p क्या हो जाएगा 11p और बराबर क्या हो जाएगा 10 बटा 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11p हो जाएगा और 10 सत्ते क्या हो जाएगा 70
P बराबर क्या हो जाएगा 70/11 और ये आ गया P की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 कह रहा है दिखाइए कि रेखा इतना और इतना परस्पर लंबवत है। फिर कह रहा है परस्पर लंबवत, तो फिर क्या करना है, यही चीज फिर लेके आ जाना है। अगर ये फिर जीरो क्या कर रहा है लंब, अच्छा दिखाइए कि लंबवत है, तो करना क्या है A1 B1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसको हटा देना है, सिर्फ इतनी की वैल्यू को सॉल्व करना है। अगर जीरो आया तो बोलोगे परस्पर लंबवत है। अब क्वेश्चन इज दैट कि जो पहला वाला समीकरण है उसमें तो ठीक है, देखो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो x -5 है और बटा 7 है, दूसरे में क्या है y +2 और बटा क्या है -5 है, और यह है z बटा 1। अब देखो मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं, देखो यहां पर x -5 है, यहां पर भी y माइनस होना चाहिए, तो यहां पर माइनस कर दो और यहां पर भी माइनस कर दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। z माइनस भी कुछ होना चाहिए, तो कुछ नहीं है तो जीरो कर दो। अब देखो ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, और वैसे ही जो दूसरा वाला वो जो नीचे दिया हुआ वो A2 B2 C2 हो गया। ठीक है, और सिंपली क्या करना है, आप इस पर रख देना है, रखने के बाद अगर जीरो के बराबर है तो क्या बोलोगे, कहोगे रेखाएं परस्पर लंबवत है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 13 भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 15 16 17 सब बताने के पहले इसको मिटाते हैं और देख लेते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 14। देखो यार क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, रेखा इतना और इतने के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। देखो न्यूनतम दूरी निकालने का मैंने दो तरीका बताया था, एक बताया था एक समतल में, एक बताया था बेसमतल में। यार समतल में निकालने का क्या फॉर्मूला था तो अलग था, बेसमतल में निकालने का अलग फॉर्मूला था। ठीक है, तो देखना है पहले ये समतलीय है कि बेसमतलीय है। तो देखो यार समतलीय में क्या होता है, ये चीज और ये चीज सेम सेम होती है, दोनों में सेम सेम नहीं है, मतलब ये बेसमतल में है। तो ये जो पहला लिखा हुआ है ये क्या है, ये है A1 वेक्टर। तो A1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा A1 वेक्टर है। ठीक है, और ये पूरा क्या है, ये पूरा B1 वेक्टर है, ये पूरा क्या है B1 वेक्टर है। ठीक है, तो A1 वेक्टर की वैल्यू मिल गई, B1 वेक्टर की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो पूरा है वो है A2 वेक्टर। A2 वेक्टर, ये पूरा A2 वेक्टर है, और ये वाला जो पूरा है वो है V2 वेक्टर। क्या है, V2 वेक्टर। ठीक है, सारी वैल्यू निकल गई, और निकालना है दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, V1 क्रॉस V2, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डॉट होता है, और फिर क्या होता है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और पटा B1 गुणे V2 वेक्टर, और जो भी आएगा उसका परिमाण निकाल लेना है, और जो पूरा आएगा उसका निकाल लेना है परिमाण। परिमाण निकालना आपको अच्छी तरीके से आता है, अगर कोई वेक्टर दिया हो तो उसका परिमाण कैसे निकालते हैं आपने वेक्टर वाले चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ा है। देखो सबसे पहले क्या करना है, B1 क्रॉस B2 कर लेना है। देखो ये B1 की वैल्यू दिया हुआ है और B2 की वैल्यू दिया है, दोनों वेक्टरों का क्रॉस गुणनफल निकाल लेना है। कैसे निकालते हैं दो वेक्टरों का क्रॉस गुणनफल, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है एक कि क्रॉस गुणनफल को क्या करते हैं, साड़ी के रूप में लिखते हैं, फिर उसका विस्तार करते हैं ऊपर वाले को लेकर के। तो इस तरह हम लोग B1 क्रॉस B2 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं यार। तो बिल्कुल अगर आपने वेक्टर को पढ़ा है तो आप अच्छी तरीके से निकाल सकते हो यार, अगर आपने वेक्टर को नहीं पढ़ा है तो आप ये काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत बार बार बोला यार कि अगर आपने वेक्टर को नहीं पढ़ा है तो फर्स्टली आप जाओ वेक्टर को पढ़ो, और फिर अगर के आप पढ़ो क्या त्रिविम ज्यामिति। ठीक है, इतना कर लेना। फिर क्या है, A2 वेक्टर में से A1 वेक्टर घटा देना है, इस A2 में से इसको घटा देना है। तो घटाने के बाद यहां जो मिलेगा ये भी एक वेक्टर मिलेगा और ये भी एक वेक्टर मिलेगा। ठीक है, फिर क्या करना है, दोनों वेक्टरों का डॉट गुणा कर देना है। अब डॉट गुणा कैसे दो वेक्टरों का करते हैं तो ये भी आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि उनके संगत घटकों के गुणनफल के गुण के बराबर हो जाता है। तो इतनी वैल्यू, तो यहां तक वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इतनी वैल्यू जो मिलेगी मिल जाएगी, राइट। इसके बाद क्या करना है यार, B1 वैसे तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो वेक्टर के रूप में तो मिलेगी नहीं, एक संख्या के रूप में मिलेगी, हल करोगे। B1 गुणे B2, तो B1 गुणे B2 की वैल्यू आपने निकाल रखा है, फिर यहां से क्या करोगे, आप उसका परिमाण निकाल लोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, परिमाण निकाल लोगे। अब देखो वैसे तो ये भी एक संख्या आएगी, ये भी एक संख्या आएगी, समझ पा रहे हो। तो इसका ये मतलब नहीं है जो यहां पे इस लगा, इसका ये मतलब नहीं कि परिमाण निकालना है, इसका ये मतलब है कि मान लो इधर वाली अंदर की जो संख्या है वो निगेटिव में आ गई, तो इसको बोलते हैं ये मॉड है, और मॉड क्या करेगा, उस निगेटिव संख्या को पॉजिटिव में बना देगा। क्यों, क्योंकि दूरियां जो होती है कभी भी निगेटिव में नहीं होती है। ठीक है,
जैसे मान लो इसको हल करने पे -5 है, डी बराबर क्या आ गया मॉड में -5, तो क्या करोगे डी बराबर ये जब मॉड हटेगा तो माइनस भी गायब हो जाएगा और ये आ जाएगा 5। अब ये दूरी है, दूरी का मात्रक मान लो यहाँ पर मात्रक कर दो या इकाई कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 14 देख लिया। अब लोग बात करेंगे क्वेश्चन 15 की। कह रहा है रेखा इतना और इतना के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। फिर न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है तो हम लोग देखो, हम लोग जानते हैं कि रेखाएं दो दिया है, कार्तीय रूप में दिया है, तो क्या करोगे जो दोनों रेखाएं दिया हुआ कार्तीय रूप में क्या करोगे उनको बदल दोगे सदिश रूप में। तो दोनों रेखाएं दी है उनको बदलोगे सदिश समीकरण में, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हो। और जब सदिश समीकरण में ऐसे बदला जाएगा तो फिर क्या करोगे आप a1 a2 b1 b2 की वैल्यू यहां फिर निकाल लोगे और फिर क्या करोगे उनके बीच की दूरी को आप ऐसे ही फाइंड कर दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है यार, रेखाएं जिनकी सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं कि न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। दो रेखाएं दी हुई हैं और फिर क्या करना है इनके बीच की न्यूनतम दूरी को फाइंड करना है, मतलब बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और हम बात करते हैं क्वेश्चन 17 की। 17 कह रहा है रेखा जिनकी सदिश समीकरण है के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। तो क्वेश्चन 17 थोड़ा डिफिकल्ट है, सबसे अलग है, तो पहले मैं इनको मिटाता हूं और फिर बताता हूं क्वेश्चन नंबर 17। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो यार ये जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन 17 है और ये एक समीकरण दिया हुआ है रेखा का सदिश समीकरण और एक समीकरण और भी है। तो इसके साथ यार क्या शुल्क क्या सल्क क्या बोलते क्या बर्ताव करना है, वही काम अगले समीकरण के साथ भी वही बर्ताव करना है। तो क्या करना है बर्ताव देख लो। सबसे पहले यार हम लोग जानते हैं कि रेखा का समीकरण एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, उसको सही रूप में लिखो, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर के रूप में लिखो। तो कैसे लिखोगे, तो मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1 i कैप और ये हो जाएगा t i कैप, मल्टीप्लाई करोगे t j कैप और ये -2j कैप। 3 कैसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 3k कैप और माइनस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2tk कैप। देखो यार इसके बाद क्या करना है ना, इसके बाद tt को एक तरफ कर लो, जिनके पास tt नहीं है उनको एक तरफ कर लो। तो आ जाओ tt, देखो इनके पास t नहीं है तो 1 i कैप, यहाँ पे t है यहाँ t नहीं है तो ये हो जाएगा 2j कैप, यहाँ पे t नहीं है तो ये हो गया 3k कैप, ठीक है। अब जिनके पास t है उनको एक तरफ कर लो, इनके पास t है इनके पास t है इनके पास t एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा -ti कैप और ये प्लस tj कैप और ये -2tk कैप, ठीक है। इसके बाद उतारो एक बार 1 i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, यहां से कॉमन ले सकते हो प्लस t, यहां क्या बचेगा -i कैप प्लस j कैप और -2k कैप, ठीक है। देखो यार जैसे ये जो एक समीकरण दिया हुआ है मैंने इसको इस रूप में बदला, अब इस रूप में बदला तो ये हो गया a1 और ये हो गया v1, वैसे ही जो अगला वाला है उसको भी इस रूप में बदलोगे फिर a2 और v2 की मान निकल जाएगा और फिर क्वेश्चन नंबर 16 की तरह हो गया। और क्या करना, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है तो आप दूरी को फाइंड कर सकते हो। बस आपने ध्यान देना कि ये चीज अगर सेम रहेगा, जो ये चीज यहां पर आएगा वही चीज वहां भी रहेगा, तो इसका अलग फार्मूला होता है, उसका सूत्र क्या होता है, वो समतल होता है, एक ही समतल में होता है। तो एक ही जब समतल में दो रेखाएं हो तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला, दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो b1 वेक्टर, b1 क्या b वेक्टर होता ही है और क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और यहां पर क्या हो जाएगा b वेक्टर मॉड में। अब यहां पे क्या करना है, देखो b वेक्टर को यहां पे लिख लेना है। b वेक्टर माने क्या, अरे भाई यहां पर जो चीज है अगर वही चीज उसमें भी रहेगा अगले वाले में भी तो खाली उसको b वेक्टर मान लेना। अब ये नहीं कि इसको b1 उसको b2 मान लेना, खाली उसको b वेक्टर मान लेना। तो b वेक्टर यहां पे रख देना, a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर घटा देना, तो ये भी एक वेक्टर है ये भी एक वेक्टर है, दोनों का क्रॉस गुणा कर देना, ठीक है। इसके बाद ये b वेक्टर है, इसका परिमाण निकाल देना, इसमें इसको भाग कर देना, मान लो संख्या निगेटिव में है तो मोड लगा करके उसको पॉजिटिव में कर देना, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दोनों सेम आएगा, दोनों साइड डिफरेंट आए, ठीक है। तो कुछ में 16 की तरह उसको लगा देना, ठीक है, और सेम आएगा तो ऐसे लगा देना। तो यार बस इस तरह हम लोगों ने प्रश्नावली 11.2 के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। तो बताओ यार ये वीडियो को कैसी लगी,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारे क्योंकि मैं ऐसे ही क्लास 12 मैथमेटिक्स से रिलेटेड या बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो को लेके आता रहता हूँ। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग पढ़ेंगे इधर प्रश्नावली 11.3 का कॉन्सेप्ट में पूरी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और फिर पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.3। तो फिर मिलते हैं प्रश्नावली 11.3 के साथ। 11.3 का वीडियो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है तो वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं प्रश्नावली 11.3 के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप लोगों ने पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।